समूह सराय से बाहर निकल गया। सागर और रिचर्ड साथ साथ चल रहे थे और रास्ते में हंस रहे थे। अरे, क्या तुम्हें पता है कि उसे क्या समस्या है? रेनॉल्ड्स अथर्व के करीब झुका और पूछा। नहीं, लेकिन जिस तरह से वह मुस्कुरा रहा है उससे लगता है कि यह उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। अथर्व ने उत्तर दिया। मैं सचमुच जानना चाहता हूँ, रेनॉल्ड्स ने उत्सुकता से कहा। अथर्व ने जवाब देने से पहले अपनी ठोड़ी रगड़ी। जब हम वहां पहुंचेंगे तो वह हमें बता देगा। समूह जल्द ही स्मिथ और रिचर्ड के साथ गाड़ी में पहुंच गया। यह पूरी तरह से सफेद रंग की थी, जिस पर 4 बर्फ सफेद घोड़ों द्वारा खींची गई सजावट थी। गाड़ी काफी आलीशान लग रही थी, लेकिन एक समस्या थी। यह उन सभी को समायोजित करने के लिए थोड़ी छोटी थी। एक व्यक्ति को मेयर के विला तक चलना पड़ेगा, रिचर्ड ने कहा जब उसे समस्या का एहसास हुआ। सागर ने चारों ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बस इन लोगों को परेशान करना चाहता था। क्या यह ठीक रहेगा? एलिस विला तक चलकर जाएगी, उसने एलिस की ओर इशारा किया। अथर्व और बाकी लोग उसे देखकर चौंक गए, लेकिन उन्होंने देखा कि वह उनकी तरफ आंख मार रहा था। उसे ठीक से पता था कि वह क्या कर रहा है। नहीं, यह हमारे लिए ठीक नहीं है कि हम ऐसी दयालु महिला को विला तक पैदल जाने दें, जबकि यहाँ गाड़ी उपलब्ध है। रिचर्ड ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई। ठीक है, यह तय हो गया। तुम मेयर के विला में चलोगे, बाकी लोग अंदर आ जाओ। सागर ने अथर्व और रेनॉल्ड्स के साथ गाड़ी में जाने से पहले स्मिथ की ओर इशारा किया। अथर्व और रेनॉल्ड्स को उसी समय समझ आ गया कि वह क्या करना चाहता है। जब उसने कहा कि स्मिथ को विला तक चलना चाहिए, इसलिए वे बिना किसी देरी के तुरंत उसके पीछे गाड़ी में चले गए। एलिस हल्के से मुस्कुराई, लेकिन फिर भी गाड़ी में चढ़ गई, जिससे रिचर्ड और स्मिथ बाहर ही रह गए। रिचर्ड और स्मिथ स्तब्ध होकर बाहर खड़े थे। स्मिथ का मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। सागर जानता था कि रिचर्ड और स्मिथ सिर्फ एलिस की वजह से उनके पास आए थे। अगर उसने अथर्व या रेनॉल्ड्स की तरफ इशारा किया होता तो रिचर्ड शायद इसके लिए राजी हो जाता, लेकिन अगर उसने एलिस की तरफ इशारा किया होता तो वह राजी नहीं होता। उसने यह भी महसूस किया कि स्मिथ रिचर्ड के प्रति विनम्र व्यवहार कर रहा था, भले ही ऐसा लग रहा था कि इस शहर में उसका बहुत बड़ा रुतबा है। क्या बकवास है? यह मेरी गाड़ी है, वह लगभग जोर से चिल्लाया। रिचर्ड का मुंह 2 बार हिला और फिर वह फुसफुसाया। चिंता मत करो, उन्हें इसका पछतावा होगा। स्मिथ को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पहले तो सागर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह गाड़ी का मालिक हो, और अब रिचर्ड वास्तव में उसे चिंता न करने के लिए कह रहा था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपने पिता के विला तक पैदल ही जाना होगा? रिचर्ड की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी, इससे पहले कि वह गाड़ी में चढ़ जाता और स्मिथ को बाहर अकेला छोड़ देता। स्मिथ बाहर खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और जब उसने सोचा कि हालात इससे बदतर नहीं हो सकते, तो बारिश शुरू हो गई। क्या? वह आश्चर्य से बोला। सूरज बस डूबने ही वाला था और मौसम अभी भी काफी साफ था। बारिश के कोई संकेत भी नहीं थे। तो फिर अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? दुर्भाग्यवश गाड़ी पहले ही रवाना हो चुकी थी, और यदि वह अभी भी वहां होती तो भी वह उसमें नहीं जा सकता था। वह लगभग रोना चाहता था, लेकिन जब गाड़ी नजरों से ओझल हो गई और बारिश रुक गई तो उसका चेहरा और भी उदास हो गया। स्मिथ एक पृथ्वी तत्ववादी था, लेकिन सागर के कार्यों से आश्चर्यचकित होना तथा रिचर्ड द्वारा वास्तव में उसे विला तक चलने के लिए सहमत होना उसे इस हद तक आश्चर्यचकित कर गया कि उसने बारिश से खुद को बचाने के लिए छाते जैसी कोई चीज नहीं बनाई। गाड़ी में डॉट, सागर और रिचर्ड उत्साह से बात कर रहे थे और सागर उसे अपनी यात्राओं के बारे में बता रहा था। बेशक उसने परीक्षण भूमि के बारे में नहीं बताया, या वे कहाँ से आए हैं या वे कहाँ जा रहे हैं। था या हमला किया गया? अथर्व ने पूछा। हम जंगल में कब सोए थे?
ठीक है, यह सच हो सकता है क्योंकि जब हम परीक्षण भूमि पर थे तो हम जंगल में सोए थे। यदि कोई व्यक्ति जो समूह में शामिल नहीं था सागर की बकवास बातें सुन लेता तो वह निश्चित रूप से उस पर विश्वास कर लेता, ठीक उसी तरह जैसे रिचर्ड भी उसकी लगभग हर बात पर विश्वास कर रहा था। 5 मिनट बाद गाड़ी मेयर के विला के पास पहुंच गई। जब गाड़ी रुकी तो अथर्व और अन्य लोगों ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उन्हें पता चला कि वे विला के गेट पर ही थे। दो पूरी तरह से हथियारबंद गार्डों ने गाड़ी के अंदर, ऊपर और नीचे का निरीक्षण करने से पहले कोचमैन से बात की और फिर उन्हें जाने दिया। गेट के अंदर ऊंची दीवारों के पार पहुंचने के बाद गाड़ी धीमी हो गई, जिससे अथर्व और उसके दोस्त विला का पूरा नजारा देख सके। विला के चारों ओर पार्क 800 मीटर से ज्यादा फैला हुआ था। हवा में कटी हुई घास, फूलों की क्यारियां और बारीक कटी हुई झाड़ियों की महक थी जो पूरे पार्क में फैले कोबलस्टोन रास्तों को सजा रही थीं। गेट और विला के बीच में एक चौक था जो बेंचों से घिरा हुआ था। बीच में एक बहुत बड़ा चबूतरा था जिस पर किसी व्यक्ति की संगमरमर की मूर्ति थी, जिसके बारे में समूह का मानना था कि वह या तो पहला मेयर या कोई पूर्वज हो सकता है जिस पर उन्हें गर्व है। यह भी संभावना है कि वह वर्तमान मेयर भी हो। विला अपने आप में समूह की कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। यह कम से कम 3000 वर्ग मीटर तक फैला हुआ था। एक मुख्य इमारत, एक बायां और एक दायां विंग जो उल्टे यू आकार का था। विला के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में लगभग 3 मिनट और लग गए। अथर्व ने उस क्षेत्र की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना भेजी और उसने आसानी से उन गार्डों को देखा जो झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे और उन पर नजर रख रहे थे। जब उन्होंने गाड़ी को हाईलाइट किया तभी गार्डों ने उन पर नजर रखना बंद किया। 0, उसने पुकारा। इस पर 0 ने उत्तर दिया। उसकी इंद्रियां अथर्व की तुलना में अधिक तेज थीं और वह अधिक दूरी तय कर सकता था, इसलिए वह यह जान लेता था कि अथर्व क्या चूक गया है। चिंता की कोई बात नहीं है, वे सभी आर्केन प्लेन में हैं। अंदर एक आदमी छिपा हुआ है जो ओरिजिन प्लेन के करीब लगता है, या शायद वह ओरिजिन प्लेन में है। मैं वास्तव में नहीं बता सकता, लेकिन वह व्यक्ति कोई समस्या नहीं है। यहां तक कि सागर भी उसे हरा सकता है, 0 ने बताया। यदि सागर 0 की बात सुन लेता तो वह निश्चित रूप से उसे कोसता। हमें उस आदमी का इंतजार करना चाहिए, सागर ने सुझाव दिया। उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वह स्मिथ का नाम भूल गया हो, जबकि सच्चाई यह थी कि वह रिचर्ड का नाम भी भूल गया था। लेकिन चूंकि वे अब दोस्त थे, इसलिए उसे रिचर्ड को उसके नाम से पुकारने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, वह खुद से यही कह रहा था। सागर का व्यवहार उस समय समूह के लिए अजीब था, लेकिन यह जानते हुए कि वह कुछ अच्छा करने की योजना नहीं बना रहा था, उन्होंने हाथ बांधकर देखने का निर्णय लिया। वे वापस प्लाजा में गाड़ी में सवार हो गए और प्लाजा के चारों ओर लगी एक बेंच पर बैठ गए। रिचर्ड ने कई बार एलिस से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन सब व्यर्थ रहा था। अरे, क्या तुम्हें मेरी दोस्त पसंद है? सागर ने रिचर्ड से पूछा। दोनों एक बेंच पर बैठे थे, जबकि अथर्व, रेनॉल्ड्स और एलिस दूसरी बेंच पर बैठे थे। हाँ, जब मैंने उसे उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करते देखा तो मुझे उससे प्यार हो गया। रिचर्ड ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आज रात के बाद तुम सब मर जाओगे, रिचर्ड ने सोचा। तुमने उसे उस बूढ़े आदमी की मदद करते देखा जिसे एक तरफ धकेल दिया गया था, सागर ने आश्चर्यचकित भाव से पूछा। रिचर्ड ने सिर हिलाया, लेकिन सागर का अगला प्रश्न सुनते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। तुमने बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं आए, बजाय इसके कि उसे ऐसा करने दिया? सागर ने सोच विचार कर पूछा। यह आदमी मौत का हकदार है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे पीड़ा हो, रिचर्ड ने घृणा से अपने दांत पीस लिए, लेकिन यह उसने चुपके से किया ताकि सागर यह न देख ले। देखा, मैं अभी बाहर निकलने ही वाला था कि उसने मेरी मदद कर दी।
वह अजीब तरह से मुस्कुराया। हाँ हाँ, मैं जानता था कि तुम एक नेक इंसान हो। ओह, तुम लोगों ने गार्डों को हमसे पैसे ऐंठने की अनुमति क्यों दी? पूछने से पहले सागर हंसा। मैं तुम्हें तब तक परेशान करूंगा जब तक तुम मर नहीं जाओगे। सागर ने सोचा। उसके बारे में एक बात सिर्फ उसके दोस्त ही जानते थे, वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। वह एक ही समय में बात कर सकता था, परेशान कर सकता था और किसी को परेशान भी कर सकता था। आप देखिए, वास्तव में रिचर्ड के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। सागर उससे ऐसे स्पष्ट सवाल कैसे पूछ सकता था? बेशक वह मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा कह भी नहीं सकता था। जैसे ही वह समझाने की कोशिश करने वाला था, स्मिथ अंदर आ गया। तुम आखिरकार यहाँ आ गए। सागर खड़ा हुआ और उसकी ओर बढ़ा। स्मिथ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने सागर के अगले शब्द सुने तो उनका भाव और भी कड़वा हो गया। मौसम कैसा था? मौसम कैसा था? सागर ने बड़ी मुस्कान के साथ पूछा। स्मिथ की आंखें झपक उठीं जब उसे याद आया कि कैसे वह बारिश में भीग गया था, जो किसी कारण से केवल उसी जगह पर गिर रही थी जहां वह खड़ा था। वह जानता था कि यह अथर्व और उसके दोस्तों का काम था, लेकिन वह नहीं जानता था कि कौन सा। सागर के सवाल को सुनकर उसे अपराधी का पता चला। मैं इस आदमी को मार डालूंगा, उसने दांत पीसते हुए सोचा। यह अब तक का उसका सबसे अपमानजनक अनुभव था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने वास्तव में कोई घोड़ा नहीं देखा था, इसलिए उसे सराय से अपने पिता के विला तक पैदल चलना पड़ा। मुझे लगता है कि यह बहुत सुंदर है, क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? इस बार अथर्व भी इसमें शामिल हो गया। जब वे गाड़ी में प्रवेश करने ही वाले थे, तो उन्होंने सराय में पानी के तत्वों के कणों में वृद्धि महसूस की, लेकिन उन्हें इसका कारण नहीं पता था। हालांकि सागर के सवाल को सुनकर यह समझना मुश्किल नहीं था कि क्या हुआ था। सागर ने वास्तव में एक काल्पनिक बारिश बनाई। कितनी सरल और बुरी! हाँ, अद्भुत! रेनॉल्ड्स ने भी सिर हिलाया। तीनों ने मौसम के बारे में बात करना जारी रखा, जिससे स्मिथ का चेहरा और भी कड़वा हो गया। उसे लगा कि तीनों को जिंदा ही दफना दूं। हम अंदर क्यों नहीं चलते? रिचर्ड ने तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश की। वह समझ सकता था कि कुछ अजीब चल रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था, न ही उसे परवाह थी। उसकी नजर सिर्फ एलिस पर थी, यही वह चाहता था, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता था। 6 लोगों का समूह धीरे धीरे विला की ओर चला गया और दाईं ओर की दिशा में आगे बढ़ा। समूह को वहां तक पैदल जाने में 5 मिनट से ज्यादा का समय लगा। यह याद रखना चाहिए कि जब समूह पहले यहां आया था, तो उन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल किया था, और भले ही घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, फिर भी यह उनकी वर्तमान गति से तेज था। सागर आश्चर्यजनक रूप से समूह में सबसे आगे था, रिचर्ड के साथ उत्साहपूर्वक बातचीत कर रहा था। रिचर्ड के हाव भाव से पता चल रहा था कि वह कितना थका हुआ था, फिर भी किसी कारण से सागर ने फिर भी बात करना बंद नहीं किया। जब उसने देखा कि रिचर्ड अब और नहीं बोल रहा है, तो उसने अपना ध्यान स्मिथ की ओर लगाया। स्मिथ के माथे पर नसें दिखाई दे रही थीं। उसने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि उसके मसूड़ों से खून बहने लगा, लेकिन उसने हमला करने से परहेज किया। वह सागर की ताकत से सावधान था। उसे उसकी सही ताकत का पता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वह कम से कम आर्केन प्लेन में था। जैसे ही वे इमारत में दाखिल हुए, स्मिथ उन्हें सीधे इमारत के बाईं ओर एक हॉल में ले गए। इमारत के किनारे एक 8 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी मेज दिख रही थी, जिसके चारों ओर 10 कुर्सियां रखी हुई थीं। अथर्व, एलिस और रेनॉल्ड्स मेज के दूसरी ओर बैठे थे। अथर्व का मुख सागर की ओर, रेनॉल्ड्स का स्मिथ की ओर और एलिस का रिचर्ड की ओर था। सागर वास्तव में वह व्यक्ति था जिसने अथर्व और अन्य लोगों को इस तरह बैठने के लिए कहा था। वह शुरू में चाहता था कि अथर्व उस स्थान पर बैठे जहां रेनॉल्ड्स वर्तमान में बैठा हुआ था,
लेकिन फिर उसे याद आया कि समूह में उसके अलावा रेनॉल्ड्स ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो किसी को उचित रूप से परेशान कर सकता था। अपनी सीट पर बैठने के बाद स्मिथ ने नौकरों को अपने मेहमानों के लिए कुछ खाना और शराब लाने के लिए कहा। हालांकि उसे सागर और लड़के पसंद नहीं थे, फिर भी उसे एक अच्छा मेजबान बनना था। यह सुनकर सागर बहुत खुश हुआ। हाँ, मैंने बहुत दिनों से अच्छी वाइन नहीं पी थी। जब नौकर अलग अलग तरह के खाने और 4 तरह की शराब लेकर वापस आए तो सागर ने सबसे पहले शराब की बोतल उठाई और खुद भी कुछ शराब पी। उसने टेबल पर रखे चांदी के प्यालों में से एक में कुछ शराब डाली और फिर एक ही घूंट में उसे खाली कर दिया। रिचर्ड और स्मिथ ने एक दूसरे को देखा। वे थोड़े हैरान थे। वे एक दूसरे की आंखों में एक ही सवाल देख सकते थे, क्या उसे डर नहीं है कि इसमें जहर है? इसके अलावा हम उसकी नैतिकता थे अच्छी वाइन। लोग कुछ रिचर्ड के लिए वाइन डालने से पहले उसने कहा, धन्यवाद। रिचर्ड ने चांदी का कप उठाने से पहले हल्के से मुस्कुराया। हाँ, चीयर्स। सागर खुशी से हंस पड़ा। जब दोनों गिलासों को एक दूसरे पर हल्के से थपथपाया गया तो उनमें से क्लिंक की आवाज आई। सागर ने स्मिथ और रेनॉल्ड्स के लिए भी कुछ गिलास डाला। गिलास डालते समय उसने रेनॉल्ड्स की ओर आंख मारते हुए कहा, लोग तुम लोगों को भी इसे आजमाना चाहिए। स्मिथ के चेहरे पर अजीब सा भाव था। आमतौर पर एक मेजबान का काम अपने मेहमानों को ड्रिंक पिलाना होता है, लेकिन सागर ही यह काम कर रहा था। पहले तो उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे वह गाड़ी का मालिक हो। मैं अब इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्मिथ का गुस्सा फूटने के कगार पर था। दूसरी ओर रिचर्ड बिना कोई विशेष रुचि दिखाए बस देखता रहा, सिवाय उस समय के जब पहली बार वह यह देखकर चौंक गया था कि सागर सबसे पहले शराब पी रहा है। उसका पूरा ध्यान एलिस पर था। स्मिथ ने अनिच्छा से चांदी का कप उठाया और जैसा कि सागर ने बाकी सभी के साथ किया, वह चीयर्स कहते हुए स्मिथ के साथ अपने कप को हल्के से छूना चाहता था। लेकिन तभी चीयर्स उसने कहा, लेकिन शब्द के अंत में उसकी आवाज धीमी हो गई। इसका कारण यह था कि उसने गलती से अपना कप स्मिथ के कप पर जोर से मारा, जिससे शराब से भरे दोनों कप स्मिथ के शरीर पर गिर गए। और जब स्मिथ शराब के अपने शरीर पर गिरने पर प्रतिक्रिया करने वाला था, तभी सबसे बुरा हुआ। सकना रेनॉल्ड्स ने, जिसने अभी अभी शराब का घूंट लिया था, उसे थूक दिया और शराब सीधे स्मिथ के चेहरे पर छिड़क दी, जो उसके सामने बैठा था। जब यह हुआ तो सभी के मुंह अनजाने में ही खुल गए। सागर द्वारा गलती से स्मिथ के शरीर पर शराब उड़ेलने के 2 सेकंड भी नहीं हुए थे, फिर भी रेनॉल्ड्स ने अपने मुंह में रखी शराब उसके चेहरे पर थूक दी। यह शर्मिंदगी की सबसे बड़ी हद थी। माफ करें, यह एक दुर्घटना थी। माफ करें, मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं आया। रेनॉल्ड्स और सागर ने एक साथ माफी मांगी। टकराना बस। स्मिथ ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपना हाथ मेज पर जोर से पटका। यह आखिरी बूंद थी। स्मिथ पहले ही अपना संयम खोने के कगार पर था, इसलिए शराब न केवल उसके शरीर पर डाली गई बल्कि उसके चेहरे पर भी छिड़की गई, जिससे वह उन्मादग्रस्त हो गया। वह सागर को मारना चाहता था। अथर्व और एलिस अविश्वास में देखते रहे, जबकि जीरो की आंखों में सितारे लग रहे थे। उसे ये लोग बहुत पसंद थे। वे बहुत बढ़िया लोग थे। उसे यह भी लगा कि अथर्व थोड़ा बहुत उबाऊ होने लगा था। शांत हो जाओ, यह शायद एक दुर्घटना है। रिचर्ड स्मिथ को शांत करने की कोशिश करते हुए खड़ा हुआ। उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया। स्मिथ इसे जाने नहीं देना चाहते थे। किसी व्यक्ति के धैर्य की एक सीमा होती है, और सागर ने न केवल स्मिथ को उस सीमा तक धकेल दिया था, बल्कि उसे चट्टान से नीचे भी धकेल दिया था। हामफना, सागर ने चौंक कर कहा, आप हमारे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम वास्तव में आपके मित्र बनना चाहते हैं। चूंकि हमारा यहाँ स्वागत नहीं किया गया, इसलिए हम यहाँ से चले जाएंगे।
आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। उसके चेहरे पर एक गलत भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह ही अपमानित हुआ है। अथर्व और अन्य लोग भी खड़े हो गए। आप में से किसी को भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, बैठिए। हम अभी वापस आएंगे। रिचर्ड ने जल्दी से उन्हें रोका। वह स्मिथ को अपने साथ हॉल के किनारे खींच ले गया। हॉल के किनारे पर तुम उस कमीने को क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? मुझे उसे देखने दो, स्मिथ ने गुस्से से कहा। ऐसा मत करो कि तुम उनकी ताकत से सावधान नहीं हो। मैंने उनके चरणों को समझ लिया है और वे आर्केन प्लेन के केवल 5वें चरण पर हैं, सिवाय उस एक आदमी के जो बहुत बात करता है। वह आदमी 6ठे चरण में है, रिचर्ड ने कहा। पहले तो उसने समूह के प्लेन की जांच करने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसे लगा कि इतने छोटे शहरों में लोग अपनी उम्र में ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए स्मिथ को ही लें। वह अभी भी आर्केन प्लेन में था, जबकि वह उससे 2 साल छोटा होने के बावजूद पहले ही ओरिजिन प्लेन में पहुंच चुका था। लेकिन जब वे अभी भी गाड़ी में थे तो उसने उन्हें जांचने का फैसला किया। हालांकि जब उसने देखा कि वे पहले से ही आर्केन प्लेन के 5वें चरण में थे तो उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वह उनसे लगभग 4 या 5 साल बड़ा होना चाहिए था और उसे नहीं लगता था कि जब वे उसकी उम्र तक पहुंच जाएंगे तो वे ओरिजिन प्लेन को तोड़ पाएंगे। खैर, अगर वे उसकी उम्र तक पहुंच जाते हैं तो आखिरकार उसने उन्हें मारने की योजना बनाई, सिवाय एलिस के। हम आप उन सभी को हरा सकते हैं, फिर इस सब से परेशान क्यों होना है? स्मिथ ने ठंडी सांस ली। अंधेरा हो चुका है, वह खास शराब तैयार करो। इसे पीने के बाद वे हिल भी नहीं पाएंगे, रिचर्ड ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। स्मिथ ने यह सुनकर केवल अपना सिर हिलाया। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि रिचर्ड इतनी लंबी तनावपूर्ण विधि का उपयोग क्यों करना चाहता था, जबकि वह अथर्व और उसके दोस्तों को पीट सकता था। रिचर्ड को पता नहीं था कि उसे असली ओरिजिन प्लेन एलिमेंटलिस्ट नहीं माना जा सकता। वह अपने एसेंस बीड को बनाने की प्रक्रिया में विफल रहा, लेकिन उसके पिता ने एक ऐसी विधि का इस्तेमाल किया जिससे उसे पैचअप बीड जैसा दिखने वाला बीड बनाने में मदद मिली। इसके साथ वह खेती के स्तर के मामले में ओरिजिन प्लेन में होगा, लेकिन उसकी असली ताकत वास्तव में 8वें चरण के आर्केन प्लेन एलिमेंटलिस्ट से कम थी। वह केवल इसलिए नहीं डरता था क्योंकि कोई भी आर्केन प्लेन एलिमेंटलिस्ट जो अपने सही दिमाग में है, वह ओरिजिन प्लेन एलिमेंटलिस्ट के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। स्मिथ के पास उसे हराने का मौका भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि वह उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए उसे पता नहीं था। वापस मेज पर रिचर्ड द्वारा स्मिथ को घसीटकर ले जाने के बाद सागर और रेनॉल्ड्स हंसने लगे। उन्होंने हंसना बंद कर दिया ताकि वे पकड़े न जाएं। मुझे कहना पड़ेगा सागर, तुम कमाल का शो कर रहे हो। अथर्व भी हंस पड़े। बेशक, ये बेवकूफ बिल्कुल बेवकूफ हैं। सागर हंसा। ओ, तुम्हें कैसे पता चला कि वह हमारे प्लेन की जांच करना चाहेगा? अथर्व ने कहा। मैंने अनुमान लगाया कि उसके कुछ हद तक गर्वित व्यक्तित्व को देखते हुए वह यह पुष्टि करना चाहेगा कि क्या हम छोटे लोग हैं। मुझे लगता है कि अगर उसे पता चलता कि हम उससे अधिक शक्तिशाली हैं तो वह भाग जाता। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता कि वह हमसे सावधान है, जबकि वह सोचता है कि हम उससे कमजोर हैं? मेरा मतलब है, अगर मैं उसकी जगह होता तो अब तक सागर को मार चुका होता। रेनॉल्ड्स ने सोच समझकर कहा। तुम पागल हो। तुम्हें कहना चाहिए था कि मैं अब तक रेनॉल्ड्स को मार चुका होता। लेकिन यह बहुत अजीब है, सागर ने आगे कहा। यह सरल है, वह कमजोर है। वह एक सच्चा ओरिजिन प्लेन तत्ववादी नहीं है। क्या आप में से किसी ने कभी ऐसा ओरिजिन प्लेन तत्ववादी देखा है जिसकी आभा इतनी कमजोर हो? हैलिस ने पूछा। लड़कों ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने यह भी सोचा कि उसकी आभा इतनी कमजोर क्यों थी।
एक आर्केन प्लेन एलिमेंटलिस्ट शायद इसे महसूस न कर पाए, लेकिन ओरिजिन प्लेन एलिमेंटलिस्ट को इसे महसूस करने में कोई समस्या नहीं है। इससे बात स्पष्ट हो जाती है। रेनॉल्ड्स ने आत्मज्ञान के साथ कहा, सागर, मैं अभी भी उलझन में हूं कि तुमने उनसे हमारे भोजन का भुगतान क्यों करने को कहा। अथर्व ने गाड़ी में बैठे हुए इस बारे में सोचा था, लेकिन वह इसका कारण नहीं सोच पाया। आपको क्या लगता है हमारे पास कितने सिक्के बचे हैं? सागर ने पूछा। अथर्व अचंभित रह गया। स्मार्ट। अन्य लोगों ने सागर की तीव्र बुद्धि की प्रशंसा की। अरे अथर्व, क्या जीरो मुझे सुन सकता है? सागर ने अचानक पूछा। हाँ, क्यों? अथर्व ने सिर हिलाया। मुझे उससे बात करनी है। सागर खड़ा हुआ और एलिस की सीट पर चला गया। वह जीरो के करीब झुका और किसी अजीब कारण से धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। मुझे तुम्हारी जरूरत है। सागर। अथर्व ने उसे बीच में टोका। सागर ने अपना सिर उठाकर अथर्व की ओर देखा। आपको ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे आप किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं जो आपकी बात नहीं समझ सकता। जब आप सामान्य रूप से बोलते हैं तो जीरो समझ जाता है। बोलते समय अथर्व ने लगभग अपना चेहरा पीट लिया। मुझे लगा कि मुझे धीरे धीरे बोलना चाहिए ताकि वह समझ सके। सागर ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। तुमने ऐसा क्यों सोचा? अथर्व ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। मुझे नहीं पता। मैंने पहले कभी किसी जादुई जानवर से बात नहीं की है। मुझे लगा कि शायद उनकी अपनी भाषा होगी। सागर ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए समझाया। अथर्व ने अपना सिर हिलाया, लेकिन आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि पूछने से सागर की ओर से और अधिक अनुचित स्पष्टीकरण ही सामने आते। ठीक है, सुनो, हम इस जगह को लूटने जा रहे हैं, सागर ने जीरो से कहा। जब जीरो ने लूट शब्द सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे यह लड़का सचमुच पसंद है। वह अथर्व से यह कहे बिना न रह सका। हाँ, मैं भी। अथर्व ने भी सिर हिलाया। चूंकि यह मेयर का विला है, इसलिए कहीं न कहीं खजाना होना चाहिए। वहीं हम लूटने जा रहे हैं, सागर ने धीमी आवाज में समझाया। अन्य लोग सागर के साहस से दंग रह गए। हालांकि वे जानते थे कि यहाँ कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था, फिर भी यह साम्राज्य के खिलाफ एक अपराध था, क्योंकि प्रत्येक मेयर को सम्राट के आदेश के तहत यहाँ रखा गया था। क्या आमतौर पर कोई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ आसपास नहीं रहता? एलिस ने पूछा। इस तरह के एक छोटे शहर में एक विशेषज्ञ होना चाहिए जो कम से कम मूल पर हो, ताकि किसी को भी इन शहरों को लूटने से रोका जा सके। अन्यथा अधिकांश ओरिजिन तत्ववादी उन्हें मुफ्त सिक्के प्राप्त करने के तरीके के रूप में देखेंगे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस आदमी को क्यों बता रहा हूँ? सागर ने जीरो की ओर इशारा किया। हमारे अलावा अंतरिक्ष तत्व के बारे में कोई नहीं जानता। इसके साथ वह बिना पकड़े मेयर के खजाने में घुस सकता है और बाहर निकल सकता है। उन्होंने आगे बताया। तो तुम क्या चुराने की योजना बना रहे हो? अथर्व ने पूछा। सब कुछ, सागर ने उत्तेजित आंखों से कहा। वह पहले कभी ऐसा कुछ नहीं कर पाया था और शायद कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन जीरो के आने के बाद उसे यह विचार आया। मेयर के खजाने में बहुत सारी चीजें होती हैं। वह इसके बारे में जानता है क्योंकि वह एक बार वहां गया था। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी सिक्कों की, ढेर सारे सिक्कों की। क्या तुम कुछ ज्यादा ही लालची नहीं हो रही हो? मेरा मतलब है, हमें बस एक घोड़ा लेना है और जल्दी से लूनर सिटी की ओर जाना है। एक बार जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो हमें पैसे पाने में कोई समस्या नहीं होगी, एलिस ने कहा। मुझे पता है, मैं बस इन लोगों को परेशान करना चाहता हूँ। सागर ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। नहीं, मुझे लगता है कि एलिस सही है। अगर उन्हें सब कुछ गायब लगता है तो हम पहले संदिग्ध होंगे। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें न केवल शहर बल्कि साम्राज्य भी शामिल है। जब तक कि हम यहाँ तैनात विशेषज्ञ को मार न दें। यह शहर इतना छोटा है कि यहाँ ओवरलॉर्ड प्लेन विशेषज्ञ को तैनात नहीं किया जा सकता, अथर्व ने सोच समझकर कहा।
उन्हें लापरवाही से मुसीबत को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। अगर उनके मेयर के खजाने में से किसी एक को लूट लिया जाए तो साम्राज्य इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह उनके गौरव से जुड़ा था, इसलिए वे इसकी तह तक जाना चाहेंगे, खासकर अब जब युद्ध पूरे साम्राज्य पर मंडरा रहा है। ठीक है, हम केवल कुछ सिक्के चुराएंगे, सागर ने झुंझलाते हुए कहा। जब समूह अभी भी खजाना लूटने की अपनी योजना के बारे में बात कर रहा था, रिचर्ड और स्मिथ वापस मेज पर आ गए। मुझे आशा है कि सब कुछ ठीक है, सागर ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ, सब ठीक है। आज सुबह जो कुछ हुआ उससे वह थोड़ा चिड़चिड़ा था। रिचर्ड ने अपनी सीट पर बैठने से पहले कहा, ठीक है। एक बार फिर जो कुछ हुआ उसके लिए हमें खेद है। यह पूरी तरह से अनजाने में मेरे रास्ते में आ गया। मुझे वास्तव में उसके बारे में नहीं पता, सागर ने धीमी आवाज में आखिरी हिस्सा कहते हुए कहा। चिंता मत करो, अब सब ठीक है। मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूँ, स्मिथ ने उसे टाल दिया। वह जितनी जल्दी हो सके बातचीत खत्म करना चाहता था। कुछ सेकंड के लिए मेज पर सन्नाटा छा गया, लेकिन 1 मिनट पूरा होने से पहले ही सागर बोल पड़ा। ठीक है, तो क्या हम अब खाना शुरू कर सकते हैं? उसने पूछा। बेशक, स्मिथ ने सिर हिलाया। वह खाना शुरू करने ही वाला था क्योंकि मेजबान के लिए भोजन को चखना सामान्य बात थी, ताकि मेहमानों को पता चल सके कि उन्हें जहर नहीं दिया गया है। लेकिन वाइन की तरह सागर ने सबसे पहले खाना शुरू कर दिया। क्या यह बहादुरी नहीं है, या फिर यह तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है? उसने खुद से पूछा। सब लोग देख रहे थे कि सागर ने भोजन को ऐसे खाना शुरू कर दिया जैसे किसी ने महीनों से कुछ खाया न हो। तुम अभी सराय से आ रहे हो, खाने के बाद भी तुम इतने भूखे कैसे हो सकते हो? रिचर्ड ने उसे अजीब नजरों से देखा। क्या तुम लोग खाना नहीं खाओगे? सागर ने मुंह में खाना भरते हुए पूछा। अन्य लोग मुश्किल से सुन पा रहे थे कि वह क्या कह रहा था, क्योंकि उसका मुंह भरा हुआ था और जब भी वह कुछ कहता तो भोजन के टुकड़े बाहर आ रहे थे। अथर्व और उसके दोस्त भी जल्द ही इस तरह के खाने में शामिल हो गए, लेकिन उसकी तरह नहीं। रेनॉल्ड्स भी उसी तरह खाना चाहता था, लेकिन वह सागर जितना बेशर्म नहीं था, इसलिए उसने उचित शिष्टाचार के साथ खाना खाया। उन्होंने लगभग 20 मिनट तक खाना खाया, और यह स्मिथ के जीवन के सबसे बुरे 20 मिनट थे। उसने नहीं सोचा था कि कोई और 20 मिनट भी होगा जो इस तरह से भयावह होगा। इसका कारण सरल था, सागर। जब वे खाना खा रहे थे तो सागर तभी बोलता था जब उसका मुंह भर जाता था, जिससे उसके मुंह से खाने के टुकड़े बाहर निकल आते थे। इससे परेशानी यह थी कि चूंकि सागर उसके करीब बैठा था, इसलिए वह बोलते समय कभी-कभी उसकी तरफ देखता था। इसका मतलब यह था कि उसके द्वारा बाहर फेंके गए खाने के टुकड़े ज्यादातर उसके शरीर पर गिर जाते थे। एक बार तो यह गलती से उसके मुंह में भी चला गया। एक अकेला व्यक्ति इतना परेशान करने वाला कैसे हो सकता है? उसने आश्चर्य व्यक्त किया। यदि सागर को यह प्रश्न सुनने को मिलता तो वह संभवतः कहता, यह एक उपहार है। स्मिथ ने अपने गुस्से पर काबू रखा ताकि वह दूसरी बार अपना आपा न खो दे। एक बार जब वह सागर को पकड़ लेता है और उन्हें स्पेशल वाइन दी जाती है तो वह अपना बदला ले लेता है। उसने उसके लिए इतनी सारी बुरी योजनाएं बना रखी थीं कि वह उसे यातना देने के लिए भी इंतजार नहीं कर सकता था। खाना खत्म करने के तुरंत बाद सागर ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे उसके दोस्त भी हैरान रह गए। पहले तो उसने बिना किसी शिष्टाचार के जोर से डकार ली और फिर पूछा, तो मिठाई में क्या है? मिठाई? तुम पहले ही इतना खा चुके हो और मिठाई मांग रहे हो? स्मिथ को लगा कि उसे वहीं पीट देना चाहिए। कोई जवाब न मिलने पर सागर ने यह सोचते हुए कि वे नहीं जानते कि मिठाई क्या होती है, अपनी छोटी उंगली से दांत साफ करते हुए समझाया, मिठाई भोजन के तुरंत बाद आती है। मैं जानता हूँ कि मिठाई क्या होती है।
स्मिथ ने दांत पीसते हुए कहा, तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? चौप चौप, चलो मिठाई ले आओ, सागर ने दोनों हाथों से लहराते हुए इशारा किया। स्मिथ ने नौकरों को बुलाया और उन्हें मिठाई परोसने के लिए कहा, जिसमें केक, पुडिंग, दूध और अंडे, पेस्ट्री और फल शामिल थे। सागर ने तुरंत खाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका मुख्य ध्यान केक पर ही रहा। जीरो ने कभी ऐसी चीज नहीं चखी थी जिसमें इतनी चीनी हो। वह लगभग हर उस मिठाई को देखकर हैरान रह गया जिसमें चीनी थी। वह कभी कभी एक मिठाई से थोड़ा सा लेता, फिर दूसरी मिठाई लेता। एक समय ऐसा भी आया जब उसने पुडिंग से एक घूंट लेते हुए केक का एक छोटा टुकड़ा काटने के लिए अपने अंतरिक्ष तत्व का इस्तेमाल किया। स्वाद अद्भुत था। वह लगभग 7वें आसमान पर था। मैं जानता था कि बाहरी दुनिया अद्भुत है, उन्होंने कहा। मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक चीनी आपके लिए अच्छी है, अथर्व ने चेतावनी दी। अथर्व हमेशा जीरो के बड़े भाई की तरह व्यवहार करता था। अगर कभी कभी दूसरे लोग उनकी बातचीत सुन पाते तो वे हैरान रह जाते कि वह इस छोटी सी दिखने वाली बिल्ली के प्रति कितना परवाह करता था, जिसे उसके आकर्षक काले फर के बिना लगभग हमेशा अनदेखा कर दिया जाता था। कोई बात नहीं, मैं कुछ और ड्रिंक्स और स्नैक्स लूंगा, उसके बाद मेरा काम पूरा हो जाएगा। 10 मिनट बाद .0 को मेज पर लेटे हुए देखा जा सकता था। उसके दोनों आगे के पंजे अब बाहर निकले हुए पेट पर थे। वह अथर्व के करीब लेटा हुआ था, जो जीरो की ओर देखते ही कभी कभी अपना सिर हिलाता था। जब वह सागर की ओर देखता तो वह और भी जोर से अपना सिर हिलाता। सागर के मुंह के किनारे केक के टुकड़े देखे जा सकते थे। अगर उसे सही से याद है तो सागर और जीरो ही थे जिन्होंने लगभग 70% मिठाइयाँ खाई थीं। अथर्व और सागर को छोड़कर सभी लोग हैरान आंखों से जीरो को देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि वह इतने छोटे शरीर में इतना कुछ कैसे फिट कर लेता है। अथर्व पहले से ही जानता था कि वह बहुत कुछ खा सकता है, जबकि सागर अपने बारे में इतना चिंतित था कि जीरो के बारे में सोचना भी उसके लिए मुश्किल था। सागर ने अपने शरीर में तत्वों का तेजी से संचार किया ताकि वह खाए गए भोजन और मिठाइयों को जल्दी से पचा सके। बकवास, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, उसने मन ही मन शिकायत की। अरे, जीरो ने अथर्व को पुकारा। उसे अंदर एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। हाँ, अथर्व ने उसकी ओर देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने जो खाया है वह वापस बाहर आना चाहता है, लेकिन मेरे मुंह से, जीरो ने थोड़ा उलझन में पूछा। यह पहली बार था जब उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था। वह आमतौर पर जब भी खाता है लगभग सब कुछ पचा लेता है, लेकिन यह पहली बार था जब उसे ऐसा महसूस हो रहा था। इसे उल्टी करना कहते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि ज्यादा चीनी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, अथर्व ने बिना कोई भाव दिखाए कहा। अब मैं क्या करूं? जीरो ने पूछा। सचमुच? बस ऊपर तक, अथर्व ने दूसरी दिशा में देखने से पहले जीरो पर एक उदासीन नजर डाली। नहीं, मैं उन्हें जाने नहीं दे सकता। वे अच्छे हैं, जीरो ने मना कर दिया। भाड़ में जाओ, अथर्व ने अनजाने में गाली दी जिसने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। जब शरीर उल्टी करना चाहता है तो कोई कैसे मना कर सकता है? जीरो का बहाना और भी पागलपन भरा था। अथर्व ने तुरंत उसकी बात सुनना बंद करने का फैसला किया, लेकिन यह मुश्किल था, खासकर जब वे एक मन लिंक के माध्यम से बात कर रहे थे। अरे, जीरो ने तो अभी अभी उल्टी कर दी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर केक होने से कुछ बदल जाएगा, अथर्व ने कहा जब जीरो ने उसे लगातार इस बारे में परेशान किया। लेकिन अगर तुम उल्टी करने से मना करोगे तो शायद तुम फट जाओगे, अथर्व ने गंभीर भाव से झूठ बोला। क्या? मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। जीरो, जो पहले टेबल पर लेटा हुआ था, उसने खड़े होने की कोशिश की। कुछ सेकंड के बाद वह संघर्ष करके उठने में कामयाब रहा, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन कुछ बार लड़खड़ा गया।
अथर्व ने उपहास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वह जीरो को उल्टी करवाने के लिए छल करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह आसान नहीं होने वाला था। हालांकि जीरो होशियार था, फिर भी वह ज्यादातर स्थितियों में एक बच्चे की तरह व्यवहार करता था। इसलिए अथर्व को थोड़ा भरोसा था कि उसका झूठ उसे अपना मन बदलने पर मजबूर कर सकता है। एलिस ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, उसे क्या हुआ है? उसने बहुत ज्यादा खा लिया, अथर्व ने समझाया। ओह, वह बहुत प्यारा है। एलिस ने अपनी गोल आंखों से जीरो को देखते हुए कहा। हाँ, वह जल्दी ही सुंदर नहीं होने वाला है, अथर्व ने कहा। ऐसा क्यों? एलिस ने चिंतित होकर पूछा। अथर्व ने उसे बताया कि जीरो ने तब भी उल्टी करने से मना कर दिया जब उसका शरीर उसे ऐसा करने के लिए कह रहा था। एलिस यह सुनकर हंस पड़ी कि जीरो ने उल्टी करने से मना कर दिया। उसने अपना हाथ जीरो की ओर बढ़ाया और धीरे से उसके फर को सहलाया। अरे, तुम्हें वही करना चाहिए जो उसने कहा है, उसने जीरो से फुसफुसाकर कहा। जब एलिस और अथर्व बात कर रहे थे, तब सागर और रेनॉल्ड्स स्मिथ के अच्छे दोस्त बन गए थे और उससे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे, जिससे वह बहुत चिढ़ जाता था। चूंकि हमारा यहाँ काम पूरा हो चुका है, तो क्यों न हम बगीचे में कुछ ताज़ी हवा लें, रिचर्ड ने सुझाव दिया। जरूर, बाकी लोगों ने सिर हिलाया और फिर उसके पीछे खड़े हो गए। लेकिन पहले की तरह ही सागर समूह में सबसे आगे था, जिससे स्मिथ को बहुत परेशानी हो रही थी। अथर्व ने जीरो को उठाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उसके शरीर पर उल्टी न कर दे। दूसरी ओर एलिस उसे खुशी खुशी उठाकर बगीचे की ओर चली गई। 2 दरवाजे पार करने के बाद वे बगीचे में पहुंचे। जब वे बाहर आए तो अंधेरा हो चुका था क्योंकि उन्होंने लगभग 1 घंटा अंदर बिताया था, लेकिन उन्हें बगीचे को देखने में कोई परेशानी नहीं हुई। इसके अलावा चांद पहले ही निकल चुका था। बगीचे में कई तरह के फूल थे, गुलाब, डेजी, डैफोडिल। नक्काशीदार हेजेज में अलग अलग जादुई जानवरों को दर्शाया गया था, जिसमें एक ड्रैगन, एक ग्रिफिन, एक भेड़िया और कई अन्य शामिल थे। बगीचे के बीच में एक छोटा सा तालाब भी था। बगीचा लगभग 50 से 80 वर्ग मीटर का था। बीच में 20 मीटर की जगह थी। अथर्व और उसके दोस्तों ने अनुमान लगाया कि प्रशिक्षण के कारण वहां जगह बनी होगी। हालांकि यह काफी छोटा था, लेकिन प्रशिक्षण के लिए यह काफी था। बगीचे के विभिन्न हिस्सों में बेंचें रखी गई थीं। सागर ही वह व्यक्ति था जो उन्हें बगीचे के पूर्वी हिस्से में एक बेंच तक ले गया। यह जगह बहुत अच्छी है, बैठने के बाद उसने प्रशंसा की। स्मिथ मुस्कुराया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। समूह लगभग 30 मिनट तक वहां रहा, जिसमें सागर और रेनॉल्ड्स सबसे सक्रिय लोग थे। उसके बाद रिचर्ड था। अथर्व ने जीरो को उल्टी करने के लिए मना लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोए या हंसे, क्योंकि उसे वास्तव में जीरो से उल्टी करने की भीख मांगनी थी। यह कुछ ऐसा था जो उसके फायदे के लिए था, फिर भी उसे उसके बचपने के कारण उससे भीख मांगनी पड़ी। हम अब बिस्तर पर जाना चाहेंगे, हमें अभी भी एक लंबी यात्रा करनी है, एलिस ने सागर और रेनॉल्ड्स की कहानी को बाधित करते हुए कहा। इतनी जल्दी? अगर ऐसा है तो हम चाहेंगे कि आप सोने से पहले इस शहर की खास वाइन का स्वाद चखें, रिचर्ड ने उदास होकर कहा। क्या यह उन पेयों से बेहतर है जो हमने अंदर पिए थे? सागर ने पूछा। बेशक, रिचर्ड ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? रेनॉल्ड्स ने कहा। रिचर्ड और स्मिथ बगीचे के बैग से गुजरते हुए खड़े हो गए। मारक दवा कहाँ है? रिचर्ड ने अंदर जाते समय पूछा। यह अंदर है, हम बाहर आने से पहले इसे पी लेंगे, स्मिथ ने अपनी आंखों में निर्दयता के साथ कहा। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि सागर की मौत दर्दनाक हो। उसने किसी से इतनी नफरत नहीं की थी जितनी वह सागर से करता था। अगर उससे कहा जाए कि वह किसी से इतनी नफरत करेगा, तो वह कभी यकीन नहीं करेगा। वापस बगीचे में क्या किसी और को भी यह संदिग्ध लगता है?
अथर्व ने समूह से पूछा। हाँ, मैं करता हूँ, सागर और एलिस ने सिर हिलाया। रेनॉल्ड्स ने कुछ सेकंड के बाद केवल सिर हिलाया, यह सोचते हुए कि अन्य लोगों को यह स्थिति संदिग्ध क्यों लग रही है। अगर मेरी अटकलें सही हैं, तो उनकी उस खास वाइन में कुछ तो होगा। हो सकता है कि मैं गलत भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि वे निश्चित रूप से हमारे खिलाफ कुछ योजना बना रहे हैं। अथर्व ने अपनी सोच को व्यक्त किया। वे सभी जानते थे कि रिचर्ड और स्मिथ उनसे किसी अच्छी चीज के लिए संपर्क नहीं करते हैं, और यह देखते हुए कि वे विशेष रूप से सागर से कितनी नफरत करते हैं, वे उसे एक विशेष शराब देने के बजाय मरना पसंद करेंगे। वे दूसरों को देने के लिए सहमत हो सकते हैं, लेकिन सागर को देना निश्चित रूप से तस्वीर से बाहर था। हाँ, जिस तरह से वह आदमी मुझसे नफरत करता है, मुझे लगता है कि वह दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा मुझे मारना चाहेगा, सागर ने हंसते हुए कहा। उनकी बातचीत के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि उसे स्मिथ के शरीर से एक गहरी हत्या की मंशा निकलती हुई महसूस हुई, यहाँ तक कि रिचर्ड भी कभी कभी इसे छुपाने में सक्षम नहीं था। लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या करने की योजना बना रहे थे। अत्यधिक ताकत के सामने योजनाएं उन्हें बचा नहीं सकती थीं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति आत्मविश्वास से कह सकता था कि वे रिचर्ड या स्मिथ में से किसी एक को एक ही बार में मार सकते हैं। यहाँ तक कि सागर भी उन्हें बिना किसी परेशानी के मार सकता था। तो फिर हम क्या करें? रेनॉल्ड्स ने पूछा। छोड़ो, अथर्व ने भौं उठाई। नहीं, हमें उन सिक्कों की जरूरत है। मैं लूनर सिटी वापस नहीं जा सकता, सागर ने जाने का विचार अस्वीकार कर दिया। मैं आपके लिए इसका परीक्षण कर सकता हूँ, एलिस की गोद में लेटे हुए जीरो ने अथर्व से कहा। रुको, क्या तुम्हें जहर से कोई नुकसान नहीं होगा? अथर्व ने उत्सुकता से पूछा। जब तक कि जहर शीर्ष रैंक 6 जादुई जानवर को तुरंत नहीं मार सकता, अन्यथा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जीरो ने आत्मविश्वास से कहा। वाह, क्या जहर के प्रति आपकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी अधिक है? अथर्व ने आश्चर्य से पूछा। बेशक, यहाँ तक कि रैंक 6 का जहरीला जादुई जानवर भी अपने जहर से मुझे नहीं मार सकता, जीरो गर्व से खड़ा था, दिखावा करने की कोशिश कर रहा था। खैर, यह तो कुछ बात है। अथर्व एक बार फिर जीरो की क्षमता से चकित था। अगर वह ठीक से गिनता है तो रैंक 6 जादुई जानवर को ओवरलॉर्ड प्लेन के ऊपर प्लेन पर होना चाहिए, वह सेज प्लेन था। जीरो केवल रैंक 4 जादुई जानवर था, फिर भी वह रैंक 6 जादुई जानवर के जहर से प्रभावित नहीं होगा। यह कमाल था दोस्तों, जीरो इसका परीक्षण करेगा। अथर्व को जीरो पर 100% भरोसा था, क्योंकि जीरो ने कहा था कि वह यह कर सकता है, तो इसका मतलब था कि वह कर सकता है। जब जीरो ने उस हमले को रोक दिया, तो उसके साथ उसका रिश्ता अकल्पनीय स्तर तक बढ़ गया। अगर पहले यह 70% था, तो अब यह 100% से भी ज्यादा हो गया है। यह बहुत बढ़िया है, सागर ने कहा। क्या यह सुरक्षित है? एलिस ने चिंता से पूछा। सागर की तुलना में वह जीरो की उससे ज्यादा परवाह करती थी। अगर जीरो अथर्व के हमले को नहीं रोकता, तो सागर के मन में उसके लिए किसी भी तरह की भावनाएं नहीं होती। हाँ, उसने कहा था कि वह ठीक हो जाएगा। अथर्व ने उसे आश्वस्त किया। अगर ऐसा है तो ठीक है। एलिस ने जीरो के फर को सहलाया और फिर कहा, अगर तुम्हें पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो मत करो, ठीक है? जीरो ने अपना छोटा सा सिर हिलाया, जिससे एलिस खिलखिलाकर हंस पड़ी। अथर्व और अन्य लड़के अभी भी यह नहीं जानते थे कि जीरो जो कुछ भी करता था, उसमें उसे हमेशा क्या प्यारा लगता था। यह शायद महिलाओं की बात है, उन्होंने सोचा। क्या होगा यदि यह ऐसी बात नहीं है जिसे हम खारिज कर सकें? रेनॉल्ड्स ने अचानक एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जिसे वे सभी समझ नहीं पाए थे। यदि जीरो ने कहा कि जहर ऐसा कुछ नहीं है जिसे वे शुद्ध कर सकें, यदि यह उनके शरीर में प्रवेश कर जाए, तो यह एक मुद्दा होगा, क्योंकि शराब को अस्वीकार करना अजीब होगा। हम इसे हमेशा अस्वीकार कर सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि वे हमें किसी भी तरह से मजबूर कर सकते हैं। सागर ने कंधे उचका दिए। उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं आपके मुंह में एक छोटी सी जगह बना सकता हूँ जहाँ से शराब गुजरेगी और फिर उसे उन फूलों के पीछे स्थानांतरित कर देगा। जीरो ने कहा, क्या यह संभव है? अथर्व ने पूछा, बेशक, मैं अब इसे बना भी सकता हूँ। जीरो ने कहा, क्या आप इसे किसी भी समय हटा सकते हैं? अथर्व ने पूछा। हाँ, जीरो ने सिर हिलाया। ठीक है, तो अभी करो। रुको, जब तुम ऐसा करोगे तो क्या हम बात कर सकते हैं? अथर्व ने बात स्पष्ट करने के लिए पूछा। यह अजीब बात होगी यदि वे बोल न सकें। मुझे नहीं पता। ठीक है, हम ऐसा करेंगे। जब वे ड्रिंक्स लेकर आएंगे, अगर यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप लोग शुद्ध कर सकें, तो मैं एक छोटी सी जगह बना दूंगा जब आप सभी अपना मुंह खोलेंगे। जीरो ने सुझाव दिया। यह तो और भी बेहतर है। अथर्व तुरंत इस विचार से सहमत हो गए। उसके बाद सभी सहमत हो गए। उन्होंने रिचर्ड और स्मिथ का इंतजार किया। सागर ने जीरो को योजना बताई। उसे नहीं पता था कि इस शहर का खजाना कहाँ है। हालांकि उसे पता था कि यह मेयर के विला में है, लेकिन उसे सही स्थिति का पता नहीं था। रिचर्ड ही वह व्यक्ति था जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से पानी डालता था जैसे ही वह बैठने वाला होता था। तुमने किसी को भूल दिया, सागर अचानक बोल पड़ा। रिचर्ड और स्मिथ ने थोड़ा उलझन में इधर उधर देखा। यहाँ सिर्फ 6 लोग थे और वे सिर्फ 6 चांदी के कप लेकर आए थे, तो वे किसी को कैसे भूल गए? नहीं, मुझे लगता है कि आप गलत हैं। हम यहाँ केवल 6 लोग हैं। स्मिथ ने कहा, तुम उस छोटे लड़के को भूल रहे हो। सागर ने जीरो की ओर इशारा किया। वो रिचर्ड अवाक रह गया जब उसने देखा कि सागर किसकी बात कर रहा था। बिल्ली। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह कहे कि मैं बिल्ली के लिए पेय पदार्थ डालूं? रिचर्ड के होंठ 2-3 बार फड़क उठे। क्या बिल्ली के लिए कप लाने के लिए वापस जाना कुछ ज्यादा ही अपमानजनक नहीं है? उसने अपने आप को संभालने के बाद पूछा, मुझे पता है, इसीलिए उसे ऐसा करना चाहिए। सागर ने स्मिथ की ओर इशारा किया। स्मिथ की आंखें गुस्से से लगभग पूरी तरह लाल हो गईं। कितना अपमान! वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। सागर ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर ठहाका लगाया। उसने अपना कप जीरो की ओर बढ़ाया और फिर शराब का जग उठाया। मुझे लगता है कि अब मामला सुलझ गया है। आप सीधे जग से पीने जा रहे हैं? रिचर्ड ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, क्या यह बुरा है? सागर ने भौहें उठाई। नहीं, वास्तव में यह एकदम सही है। रिचर्ड मुस्कुराया। सागर समूह में सबसे शक्तिशाली था, इसलिए सागर को पहले बाहर निकालना और भी बेहतर था। जीरो ने शराब का एक घूंट लिया, जबकि बाकी लोग उत्सुकता से उसके परीक्षण के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। रिचर्ड और स्मिथ थोड़े हैरान हुए जब उन्होंने देखा कि उनमें से कोई भी शराब नहीं पी रहा था। सागर के पिछले व्यवहार के अनुसार वह आमतौर पर शराब को हाथ में लेते ही तुरंत पी जाता था। अरे, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें इसका पता चल गया हो? स्मिथ ने मुट्ठी बांधकर खुद से पूछा। वह अपना प्याला मुंह के पास लाया और एक घूंट लिया। वह इसके जरिए उन्हें यह बताना चाहता था कि शराब पीने के लिए सुरक्षित है। एक घूंट पीने के बाद भी उसे समूह की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। उसने रिचर्ड की ओर एक नजर डाली और जैसे ही वह समूह से पूछने वाला था कि वे क्यों नहीं पी रहे हैं, उसने देखा कि वे सभी एक साथ पी रहे हैं। सागर ने शराब का जग पकड़ लिया और सीधे उसमें से पीने लगा। उसके मुंह के किनारे से कुछ शराब टपक रही थी। हाँ हाँ, बढ़िया वाइन है। एक घूंट पीने के बाद उसने प्रशंसा की। अथर्व और अन्य लोग थोड़ा अधिक निश्चिंत थे क्योंकि उन्होंने शराब पीने से पहले उसका स्वाद चखा था। वाह, यह बहुत बढ़िया है। अथर्व भी शराब की प्रशंसा करने को मजबूर हो गया। यह उनके द्वारा चखी गई सबसे अच्छी वाइन में से एक थी। इससे यह पता चलता है कि उन्होंने राजधानी के सबसे अच्छे स्थानों में से एक जेड वाटर पैराडाइज से शराब पी थी।
और दोनों में अच्छा अंतर था। वाइन का स्वाद तीव्र, फिर भी सुरुचिपूर्ण और ताजा जड़ी बूटियों, चेरी और कई सुगंधों और स्वादों से भरा था। मीठे फलों के नोट शुरू से अंत तक बने रहते हैं, जहां बाद का स्वाद विस्तृत होता है। शानदार सामंजस्य और संतुलन। अथर्व लगभग यह कहना चाहते थे कि वाइन बेदाग थी। जीरो ने शराब चखने के बाद कहा कि उन्हें अपने प्लेन के कारण इससे कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए उसने दूसरों को इसे पीने की अनुमति दे दी। यही एकमात्र कारण था कि उन्होंने इसे पिया। और उसे कहना पड़ा, उसे यह शराब न पीने का पछतावा होता। रिचर्ड और स्मिथ की मुस्कान और भी बढ़ गई जब उन्होंने अथर्व और उसके दोस्तों द्वारा वाइन की प्रशंसा सुनी, यहाँ तक कि एलिस भी इसकी प्रशंसा करने में कोई अपवाद नहीं थी। है, अब हमें बस इसके शुरू होने तक इंतजार करना है। स्मिथ अंदर ही अंदर बुरी तरह हंसा। मुझे खुशी है कि आप सभी ने इसका आनंद लिया। यह हमारे शहर की सबसे अच्छी शराब है। इसे एक विशेष प्रक्रिया से बनाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फलों और जड़ी बूटियों का भी उपयोग किया जाता है। बहुत से व्यापारी इसे चखने के लिए दूर दूर से आते हैं। दुर्भाग्य से इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे बनाने की विधि काफी कठिन है और जिस परिवार ने इसे बनाया है उसने इसके रहस्यों को साझा करने से इनकार कर दिया है, स्मिथ ने समझाया। यह जानते हुए कि उसे जो चाहिए था वह उसे जल्द ही मिल जाएगा, उसने उन्हें समझाने में कोई आपत्ति नहीं की कि वे और समय बर्बाद न करें। उसने जो कुछ भी शराब में डाला था उसका असर दिखने में कम से कम 10 मिनट या उससे ज्यादा समय लगता था, और तब असली मजा शुरू होता था। यह शराब एक खजाना है। मुझे उम्मीद नहीं है कि परिवार इस नुस्खे को छोड़ देगा। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता, अथर्व ने जहर के असर का इंतजार करते हुए कहा। वह जानना चाहता था कि यह क्या है। वह थोड़ा चिंतित था क्योंकि वह अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि जहर क्या करता है। जब उसने पहले रिचर्ड और स्मिथ को शराब पीते देखा था तो उसे लगा कि शायद शराब में जहर नहीं है। हालांकि उसने यह भी सोचा कि जब वे अंदर गए थे तो उन्होंने पहले से ही विषनाशक ले लिया होगा। आखिरकार केवल एक ही व्यक्ति शराब और प्याले ला सकता था। अथर्व ने वाइन का एक और घूंट लिया। इस बार उसने स्वाद का और अधिक आनंद लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वाइन इतनी अच्छी थी कि उसे नहीं लगा कि उसे इसे बार बार पीने में कोई समस्या होगी। वे सभी छोटे छोटे घूंट लेते रहे और इससे पहले कि उन्हें पता चले 20 मिनट बीत गए। उन्होंने थोड़ी देर और इंतजार करने का निर्णय लिया। हो सकता है कि वे इसके प्रति थोड़ा प्रतिरोधी हों। 5 मिनट बीतने के बाद अथर्व को कुछ एहसास हुआ। वह अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। तो यह वही करता है, उसने शांति से सोचा। उसने देखा कि उसके शरीर में एक अपरिचित ऊर्जा घूम रही थी जो उसकी उम्मीदों से परे थी। जहर देने के बजाय इसने धीरे धीरे उनके मूल तत्व को नष्ट कर दिया, जिससे वे किसी भी तत्व को इस्तेमाल करने में असमर्थ हो गए। फिर वे सामान्य लोगों की तरह हो गए, लेकिन शारीरिक रूप से मजबूत हो गए क्योंकि हर सफलता के बाद उनका शरीर मजबूत होता गया। अथर्व ने इसके खिलाफ लड़ने के लिए अपने मौलिक सार को प्रसारित किया और उसने देखा कि ऐसा करने से वास्तव में गति बढ़ गई, लेकिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने के बाद वह उस ऊर्जा को अलग करने में सक्षम हो गया जो उसके मौलिक सार को अवरुद्ध करना चाहती थी। वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इसे महसूस कर रहा था, अन्य लोगों ने भी इसे महसूस किया था और वे भी इसे किसी भी तरह से प्रभावित होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। अथर्व की तरह उन्होंने अपने मौलिक सार को प्रसारित करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे स्थिति और खराब हो रही है तो उन्होंने तुरंत रोक दिया। एलिस ने सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग किया, उसके बाद सागर और फिर रेनॉल्ड्स ने।
समूह की लंबी चुप्पी ने रिचर्ड और स्मिथ को सचेत कर दिया और वे दोनों मुस्कुराने लगे। उन्हें पता था कि उन्होंने शराब में जो कुछ मिलाया था उसका असर होने लगा था। यह उनका पहली बार इस्तेमाल नहीं था, इसलिए समूह के व्यवहार को देखकर उन्हें यकीन हो गया कि यह काम करना शुरू कर चुका है। हाँ, आखिरकार मुझे अब उनकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। स्मिथ खुशी से हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। रिचर्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ दूर धकेल दिया। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे पहले ही शराब पी चुके हैं, फिर वे सभी सामान्य लोग बन जाएंगे। मैं पहले से ही देख सकता हूं कि शराब का असर शुरू हो गया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब हमें दिखावे की कोई जरूरत है। रिचर्ड मुस्कुराया। चलो मस्ती शुरू हो। एलिस के पास पहुंचते हुए उसने कामुकता से अपने होंठ चाटे। अथर्व सबसे पहले अपने शरीर की ऊर्जा से छुटकारा पाने वाला था। उसने दूसरों की ओर देखा और महसूस किया कि उन्हें अपनी ऊर्जा से छुटकारा पाने में कम से कम कुछ और सेकंड लगेंगे। तुम क्या कर रहे हो? उसने रिचर्ड और स्मिथ से शांत भाव से पूछा। ओह, यह सोचना वाकई प्रशंसनीय है कि आप यह जानते हुए भी कि आप किसी भी तत्व का उपयोग नहीं कर सकते, फिर भी आप शांत रह सकते हैं। रिचर्ड ने हंसते हुए कहा। बेवकूफ, सागर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या? स्मिथ ने अविश्वास से सागर की ओर देखा। जब अथर्व ने बात की तो उसे लगा कि शायद अथर्व अभी भी सामान्य होने का नाटक कर रहा है, लेकिन सागर भी ऐसा कर रहा था। इसका मतलब था कि कुछ गड़बड़ है। उसके हाव भाव कई बार बदले क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रिचर्ड भी आश्चर्यचकित था जब उसने रेनॉल्ड्स और एलिस के शांत चेहरे को देखा। यह वह चेहरा नहीं था जो किसी भी तत्व को नियंत्रित न कर सकने वाले व्यक्ति का होना चाहिए। वह चेहरा क्यों? मुझे खेद है कि मैंने आपको बेवकूफ कहकर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। मुझे सच में लगा कि आप पहले से ही जानते हैं। सागर ने स्मिथ का मजाक उड़ाना जारी रखा। स्मिथ गुस्से से लगभग खून थूकने लगा। सागर के ताने उसे परेशान कर रहे थे। यह काम कैसे नहीं हुआ? उसने आश्चर्य से पूछा। सरल है, हमने पहले ही मारक दवा ले ली है। सागर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। लेकिन हाँ, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा मूर्ख हो। जब मैंने कहा कि हमने मारक दवा ली है तो तुम मुझ पर कैसे विश्वास कर सकते हो? सागर ने स्मिथ को बीच में रोकते हुए जोर से हंसा। उन्होंने रेनॉल्ड्स की ओर देखा और फिर उस पर कटाक्ष करते हुए कहा। और मैंने सोचा था कि तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति हो जिन्हें मैं जानता हूं। तुम बेवकूफ हो। मूर्ख, रेनॉल्ड्स ने जमकर जवाब दिया। रिचर्ड और स्मिथ ने अविश्वास भरी आंखों से एक दूसरे को देखा। उनके मन में एकमात्र प्रश्न था, कैसे? बहुत आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा का यह स्तर हमें प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह देखते हुए कि प्लेन कैसे हैं, अथर्व ने उनके दिमाग को साफ किया ताकि वे बहुत आश्चर्यचकित न हो। क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मुझ पर असर होगा, और मैं पहले से ही ओरिजिन प्लेन में हूं। और तुम लोगों जैसे आर्केन प्लेन के तत्ववादियों पर तो बिल्कुल भी असर नहीं होगा। रिचर्ड लगभग चीख पड़ा। जीरो? अथर्व ने प्रश्नवाचक दृष्टि से जीरो की ओर देखा। नहीं, हम अकेले हैं। मैं इस क्षेत्र को अलग कर दूंगा ताकि अगर वे अपनी पूरी आवाज में चिल्लाएं तो भी यह सुनाई न दे। रिचर्ड और स्मिथ को चौंकाते हुए एलिस की गोद से गायब होने से पहले जीरो ने कहा। वह डिस। स्मिथ समझ नहीं पाया कि वह क्या कहना चाहता था। उसने एक छोटी काली बिल्ली को बिना किसी निशान के गायब होते देखा। रिचर्ड उसकी तुलना में अधिक हैरान था। उसका स्तर ऊंचा था, लेकिन फिर भी उसे यह नहीं पता चला कि जीरो इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ता है। अगर बिल्ली इतनी शक्तिशाली है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है? उसने अपने सामने खड़े युवकों को भयभीत होकर देखा। हम वास्तव में आर्केन प्लेन पर नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि हम इतने मूर्ख हैं कि हमें यह नहीं पता कि आप हमारे पास बुरी नीयत से आए थे? अथर्व ने हाथ में शराब का घूंट लेने से पहले पूछा।
इतने समय बाद भी उसने अभी तक अपनी शराब खत्म नहीं की है। उसे तो इसे अपने स्टोरेज रिंग में रखने की इच्छा भी हुई, लेकिन उसके पास एक बेहतर उपाय था। लेकिन मैंने आपके प्लेन का निरीक्षण किया और यह केवल आर्केन प्लेन पर था। आप सभी में सबसे मजबूत वह व्यक्ति है जो छठे चरण में है। रिचर्ड ने सागर की ओर इशारा करने से पहले हकलाते हुए कहा है। उसने कामना की। रेनॉल्ड्स ने उपहास किया। क्या मतलब है मेरी इच्छा से? मैं सबसे ताकतवर हूँ। सागर ने रेनॉल्ड्स को घूर कर देखा। हाँ हाँ हाँ, तुम पीछे से सबसे मजबूत हो। रेनॉल्ड्स ने अंतिम भाग बुदबुदाने से पहले ठहाका लगाया। तुमने क्या कहा? सागर ने पूछा। कुछ नहीं, रेनॉल्ड्स ने अपना सिर हिलाया। हम बेहतर है। सागर ने रिचर्ड और स्मिथ की दिशा में देखने से पहले नाक भौं सिकोड़ी। जब उसे एहसास हुआ कि वे उसे अजीब तरह से घूर रहे हैं, तो उसने गुस्से से पूछा, तुम कमीने क्या देख रहे हो? रेनॉल्ड्स और अन्य लोगों ने सागर पर हंसने के बाद अपने सामने खड़े दोनों लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे आर्केन प्लेन में नहीं हैं। सबसे पहले, वे ओरिजिन प्लेन में जाने के लिए बहुत छोटे हैं। दूसरे, ओरिजिन प्लेन में रहने वाले प्रतिभाशाली लोग इतने छोटे शहर में क्यों आएंगे? रिचर्ड ने उन पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। हाँ, स्मिथ ने सिर हिलाया। दोस्तों, मुझे लगता है कि इन लोगों के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। सागर ने उन दोनों को घूरते हुए कहा। इसके प्रतिक्रिया करने का इंतजार करना भूल जाइए, हम इसके बिना भी उन्हें हरा सकते हैं। रिचर्ड ने हमला करने की तैयारी करते हुए कहा। वह एक ओरिजिन प्लेन एलिमेंटलिस्ट था। हालांकि वह असली जितना मजबूत नहीं था, फिर भी उसे खुद पर थोड़ा भरोसा था। अगर वह आर्केन प्लेन के पांचवें और छठे चरण में मौजूद इन कमजोरों को नहीं हरा सका, तो यह उसके नाम के लिए एक अपमान था। हाँ, मुझे भी उन्हें पीटने में कोई परेशानी नहीं है। उस परेशान करने वाले बच्चे को मेरे पास छोड़ दो, बाकी का ख्याल तुम रख लो, स्मिथ ने कहा। वह सागर के खिलाफ लड़ना चाहता था। वह किसी अन्य व्यक्ति को उसे मारने का विशेषाधिकार नहीं दे सकता था। क्या क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? हाँ हाँ, कतार में शामिल हो जाओ। तुम मुझसे इतनी नफरत करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हो, सागर ने प्रसन्नता में हंसते हुए कहा। सागर से नफरत करने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। उसके जैसे मुंह और उसके व्यक्तित्व के कारण उसके दुश्मनों के लिए उससे नफरत न करना मुश्किल था। अथर्व और अन्य लोगों ने यह सुनकर सिर हिलाया। उन्होंने बहुत से लोगों को देखा है जिन्हें सागर ने अपने शब्दों से पागल कर दिया था। यह आश्चर्यजनक है कि वह अभी भी जीवित है, जबकि लोग उससे बहुत नफरत करते हैं। कुछ तो उसे मारने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। अथर्व, सागर, एलिस और रेनॉल्ड्स सभी एक ही स्थिति में बिना एक इंच भी हिले डुले खड़े रहे। ऐसा नहीं है कि वे बचाव नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर वे सभी एक कदम आगे बढ़ते तो रिचर्ड और स्मिथ एक सेकंड के भीतर मर जाते। प्लेन सागर, तुम इसका ध्यान क्यों नहीं रखते? अथर्व ने सुझाव दिया। नहीं, वे बहुत कमजोर हैं। रेनॉल्ड्स को यह करना चाहिए, सागर ने कहा। क्या तुम उस आदमी को पीटना नहीं चाहते? अथर्व ने अपना हाथ हिलाया और वायु तत्व का उपयोग करके उनकी ओर आ रही अग्निधारा को विक्षेपित कर दिया। ठीक है, लेकिन अगली बार तुम लड़ोगे, सागर ने खड़े होने से पहले कहा। रिचर्ड जमीन पर जड़वत खड़ा रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अथर्व अपने हाथ की एक लहर से उसके हमले को विफल करने में सक्षम था। असंभव, उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर स्मिथ पहले से ही कांप रहा था। वह पहले से ही उनके बीच शक्ति का अंतर देख सकता था। वह रिचर्ड जितना मूर्ख नहीं है, और जो उसके सामने था उस पर विश्वास करने से इनकार करता है। कृपया मुझे छोड़ दो, उसने तुरंत दया की भीख मांगी। अब सबसे महत्वपूर्ण था अपनी जान बचाना। चूंकि वह पहले सागर को मारने के लिए बहुत जिद्दी था, इसलिए उसे यकीन था कि सागर उसे मारने से पहले 2 बार नहीं सोचेगा। सागर, जो अभी अभी खड़ा हुआ था,
घृणा से उसकी ओर देखने लगा। कम से कम गर्व के साथ तो लड़ो। धमाका। रिचर्ड ने एक बार फिर हमला किया। इस बार उसने आग की एक विशाल धारा छोड़ी ताकि वह समूह को उससे ढक सके। हाँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम लोग वही हो जो तुमने कहा था। यह देखकर कि इस बार उसका हमला रोका नहीं गया, वह हंस पड़ा। उन्होंने कुछ सेकंड तक इंतजार किया और आग धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन करीब से देखने पर उन्हें वहां कोई हलचल महसूस नहीं हुई जहां समूह पहले बैठा था। हाँ, आप देखिए, वे केवल दिखावा कर रहे थे। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा था जिसके कारण शराब का असर उन पर नहीं हुआ। रिचर्ड जोर से हंसने लगा। स्मिथ, जो पहले से ही डरा हुआ था, उसने चारों ओर ठीक से देखा। कुछ भी महसूस न होने के बाद वह जश्न मनाना चाहता था, लेकिन वह अभी भी थोड़ा आशावादी था। उसने आग के पूरी तरह से बुझ जाने के बाद जश्न मनाने का फैसला किया और उसे यकीन हो गया कि उन्होंने अथर्व और दूसरों को वास्तव में हरा दिया है। जैसे ही रिचर्ड मुड़ने वाला था, आग की लपटों में से सागर की आवाज सुनाई दी। तुम्हें लगता है कि इससे हमें सचमुच दुख पहुंचेगा? हाँ, मुझे मत हंसाओ, उसने हंसी में कहा। हाँ, रिचर्ड ने पलटकर कहा। स्कट, कितनी शर्म की बात है। यह एक अच्छा बगीचा था। सागर ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने उनके सामने लगी बर्फ की दीवार को हटा दिया था। अथर्व और अन्य लोग जल्द ही रिचर्ड और स्मिथ की नजरों में आ गए और उन्होंने देखा कि वे अपनी पिछली जगह से हिले भी नहीं थे। अथर्व और रेनॉल्ड्स शराब पी रहे थे और आराम से बातें कर रहे थे, जबकि जीरो रहस्यमय तरीके से एक बार फिर एलिस की गोद में आ गया था। उनके आसपास के फूल नष्ट हो गए थे, लेकिन उनके पीछे के फूल बर्फ की दीवार से सुरक्षित थे। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। एक साथ हमला करो, रिचर्ड ने आदेश दिया। ठीक है, स्मिथ ने थोड़ा आत्मविश्वास जुटाते हुए सिर हिलाया। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं, मुझे अभी भी थोड़ी नींद लेनी है, सागर ने बेपरवाही से कहा। यह कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जो उसे परेशान करती। अब वह बस इतना करना चाहता था कि जाने से पहले खजाने से कुछ सिक्के लूट ले। एक बार जब वे यहाँ से चले जाएंगे तो वह एक सराय में शांति से सोएगा। रिचर्ड ने सागर की ओर एक आग का गोला फेंका, जबकि स्मिथ ने सागर के नीचे जमीन से एक पृथ्वी की कील निकाली। हम्फ, चिंटिया, सागर ने बर्फ को जमीन से ऊपर उठाने से पहले सूंघते हुए कहा। ठीक उसी तरह जैसे धरती की कील जमीन से ऊपर आ रही थी। बर्फ के ऊपर खड़े होकर वह हवा में और ऊपर उठ गया। टकराना। सागर के साथ ऊपर उठे बर्फ के खंभे पर रिचर्ड द्वारा भेजे गए आग के गोले की मार पड़ी, लेकिन सागर की बर्फ पर अत्यधिक कुशलता के कारण वह उसे तोड़ नहीं सका। रिचर्ड ने सागर पर एक और आग का गोला फेंका जो हवा में बर्फ पर खड़ा था, और सागर ने अपनी ओर आने वाले सभी आग के गोलों से बचते हुए लापरवाही से बर्फ को हिला दिया। इन्हें जाने मत दो, इससे दूसरों को पता चल जाएगा। अथर्व ने अपने जल तत्व का उपयोग करके आग के गोलों को हवा में फटने से रोका और दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह भूल गया था कि जीरो ने क्षेत्र को अलग कर दिया था और अनजाने में कार्य किया था। उन्हें नष्ट करने के बाद ही उसे यह याद आया। थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना बुरा नहीं है, उसने सोचा। इस बात की संभावना थी कि आग का गोला उनकी ओर ध्यान आकर्षित कर सकता था, लेकिन वह यह जोखिम नहीं उठाना चाहता था। ठीक है बॉस, सागर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उस खंभे पर हमला करो जो उसे सहारा दे रहा है। रिचर्ड ने रणनीति बदली। चूंकि वह सागर को हवा में रहते हुए नहीं मार सकता था, इसलिए वह उसे नीचे गिरा देगा। स्मिथ ने एक पृथ्वी तलवार बनाई जिसे उसने हवा में सागर को सहारा देने वाले स्तंभ की ओर भेजा। दूसरी ओर रिचर्ड ने उसकी ओर अग्नि बाणों की बौछार कर दी। सागर ने दोनों हाथ हवा में उठाए और पानी की एक दीवार लगभग 6 मीटर ऊंची हो गई, जिसने रिचर्ड द्वारा किए गए हमलों को आसानी से रोक दिया। सागर 1 और मिनट तक रक्षात्मक मुद्रा में रहा। उसने रिचर्ड और स्मिथ दोनों के हमलों को
आसानी से रोक दिया। वह अभी भी हवा में था, अपनी शानदारता दिखा रहा था। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। सागर मुस्कुराया। वह जिस बर्फ के खंभे पर खड़ा था वह अचानक जमीन में धंस गया। धमाका! बगीचे में बर्फ का धुआं फैल गया, जिससे रिचर्ड और स्मिथ दोनों ही दिखाई नहीं दे रहे थे। सागर ने लापरवाही से उस जगह पर इधर-उधर घूमना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में धुआं शांत हो गया। रिचर्ड और स्मिथ दोनों अशक्त हो गए। बगीचे के केंद्र में स्थित तालाब भी पूरी तरह जम गया था। वे वर्तमान में अपने तत्वों का उपयोग करने में असमर्थ थे और उनके पैर जमीन पर जमे हुए थे। मैंने शुरू में तुम्हें मारने की योजना बनाई थी, लेकिन तुम्हारा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उपयोग है, सागर ने स्मिथ के सामने खड़े होकर कहा। यह कहने के बाद वह उस जगह पर चला गया जहां रिचर्ड जम गया था। दूसरी ओर तुम बहुत बेकार हो, लेकिन अब तुम्हें मारना कोई मजा नहीं है। रिचर्ड ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा, लेकिन आत्मविश्वास से कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे पिता एक ओवरलॉर्ड प्लेन विशेषज्ञ हैं। तुम उनके जैसे किसी व्यक्ति को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह से धमका सकते हो। मैं चाहूं तो तुम्हें मार डालूंगा, भले ही तुम्हारे पिता सम्राट ही क्यों न हो, सागर ने इस पर हंसते हुए कहा। लेकिन उसने उसे अभी तक नहीं मारा। वह वापस उस जगह पर गया जहां स्मिथ खड़ा था। अब बताओ, मेयर का खजाना कहाँ है? क्या? स्मिथ ने भ्रमित भाव से पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सागर ऐसा सवाल पूछेगा। तुमने सुना, मेयर का खजाना कहाँ है? सागर ने उसे ठंडे भाव से देखा। यह विला में है। स्मिथ ने जल्दी से कहा, मुझे पता है कि यह विला में है, मुझे बस यह जानना है कि कहाँ। सागर को उसके चेहरे पर तमाचा मारने की इच्छा हुई। वह आप देखिए, स्मिथ ने सवाल से बचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हो? मजेदार बात यह है कि तुम्हारा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि मुझे क्या जवाब मिलेगा। सागर ने कंधे उचका दिए। वह अनुमान लगा सकता था कि मेयर का खजाना कहाँ स्थित है, लेकिन इसके वास्तविक स्थान को ठीक से बताने में उसे बहुत समय लगेगा। जब वह स्मिथ से स्थान जान सकता था तो उस तनाव से क्यों गुजरना। धमकी सुनकर स्मिथ ने घबराकर रिचर्ड की ओर देखा और उम्मीद जताई कि शायद वह कुछ ऐसा कह सके जिससे वे बच सकें। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर अपनी उम्मीदें क्यों लगा रहे हो जो खुद को भी नहीं बचा सकता। तुम्हें तो और भी कम बचा सकता है। सागर ने उसकी निगाहों का अनुसरण किया और पाया कि वह रिचर्ड को घूर रहा था। स्मिथ ने उन्हें मेयर के खजाने का स्थान बताने से इनकार कर दिया। यह तो तुम्हारा है ही नहीं, तुम इसकी इतनी सुरक्षा क्यों कर रहे हो? सागर उसकी जिद से हैरान रह गया। मैं दूसरे आदमी के साथ भी ऐसा ही करूंगा, इससे वह डर जाएगा। उसने सोचा, अरे अथर्व, आशा है कि इस जगह से आवाज बाहर नहीं जा सकेगी। उसने पुष्टि करने के लिए पूछा। वह अपनी खुद की तकनीक नटक्रैकर का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। उसे इसका इस्तेमाल किए हुए काफी समय हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब एक बार फिर से बड़ी तोपों को बाहर लाने का समय आ गया है। हाँ, जीरो ने जगह को अलग कर दिया। अथर्व ने सिर हिलाया। जब उसने पुष्टि मिलने के बाद सागर की मुस्कान देखी तो उसे तुरंत पता चल गया कि वह कुछ बुरा करने की योजना बना रहा है। रिचर्ड की स्थिति देखकर उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मुझे मत बताओ कि वह का उपयोग करने वाला है। जब उन्होंने सागर को तैयारी करते देखा तो उन्होंने कहा, एलिस, तुम्हें यह नहीं देखना चाहिए। अथर्व और रेनॉल्ड्स जल्दी से पीछे मुड़े। इसके बारे में सोचना हमेशा उन्हें डराता है। किसी को ऐसा अनुभव करते देखना उन्हें और भी डराता है। एलिस ने सिर हिलाया और पीछे मुड़ गई। अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम अगले होगे। सागर ने रिचर्ड की दिशा में दौड़ने से पहले कहा, तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? दूर रहो, रिचर्ड चिल्लाया। उसे इस बात का बुरा अंदेशा था कि सागर उसके साथ क्या करने वाला है।
स्मिथ ने आंखें फाड़कर देखा जब सागर रिचर्ड के करीब पहुंच गया, जिसका पैर पूरी तरह खुला हुआ था। तभी उसने अपने जीवन की सबसे डरावनी घटना देखी। सागर ने अपना दाहिना पैर पीछे की ओर खींचा और फिर रिचर्ड के क्रॉच क्षेत्र पर एक भयावह किक मारी। धमाका! क्रैक! बगीचे में किसी चीज के टूटने की आवाज गूंजी। रिचर्ड का पूर्वाभास सच साबित हुआ जब उसके जांघ के पिछले हिस्से में असहनीय दर्द हुआ। वह दर्द से तुरंत बेहोश नहीं हुआ। वह पूरी ताकत से चिल्लाया। वह जो सदमा और दर्द महसूस कर रहा था, उसने आखिरकार उसे बेहोश कर दिया। यह ऐसा दर्द था जो होश में रहने से और भी बदतर हो जाता था, इसलिए बेहतर था कि वह बेहोश हो जाए। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि इस प्रक्रिया में उसकी मौत हो जाएगी। वह बस चाहता था कि दर्द बंद हो जाए। है कभी पुराना नहीं पड़ता। सागर ने रिचर्ड की ओर थोड़ी हंसी से देखा। किसी दिन यह तकनीक पूरी दुनिया में जानी जाएगी, सागर ने सोचा। तुमने देखा? अब बात करना शुरू करो, सागर ने रिचर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा। जब उसने स्मिथ के हाव भाव देखे तो उसने कहा, इसके अलावा वह जिस स्थिति से अभी गुजर रहा है, उसके विपरीत मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम बेहोश न हो जाओ और दुगना दर्द महसूस न करो। स्मिथ लगभग बेहोश हो गया। अगर वह पहले सागर से नफरत करता था तो अब वह उससे डरता था। सागर सबसे अधिक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था जिसे उसने कभी देखा था। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है जब वह पूरी तरह से जानता है कि इससे कितना दर्द होता है? सागर धीरे धीरे स्मिथ के पास पहुंचने लगे और अपना रनअप शुरू करने की तैयारी करने लगे। मेरे पिता के कमरे में एक गुप्त रास्ता है, आपको वहां खजाना मिलेगा। स्मिथ ने वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। उसने सागर को बताया कि मेयर के कमरे में बिना किसी की नजर पड़े कैसे पहुंचा जाए। लेकिन चूंकि बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मेयर शायद अपने कमरे में ही होंगे। जब समूह पहले विला में आया था, तब गेट पर निरीक्षण किए जाने के अलावा और जब नौकर खाना लेकर आए थे, तब उन्होंने दूसरों को नहीं देखा था। उन्हें किसी अन्य गार्ड या नौकर का सामना नहीं करना पड़ा। वे इस बात से काफी हैरान थे और स्मिथ से इसका कारण पूछे बिना नहीं रह सके। स्मिथ ने जवाब दिया कि उनमें से ज्यादातर को मेयर ने ही बर्खास्त कर दिया था। उनके अनुसार मेयर कुछ महत्वपूर्ण मेहमानों की प्रतीक्षा कर रहे थे और विला में बहुत ज्यादा लोगों का होना अच्छी बात नहीं थी। यह संदिग्ध लगता है, एलिस ने कहा। हाँ, हमें जो करना है उसे पूरा करके तुरंत निकल जाना चाहिए, अथर्व ने गंभीरता से कहा। उन्होंने याद किया कि कैसे गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से पहले गाड़ी की ठीक से जांच की, जिससे सब कुछ ठीक हो गया। चूंकि मेयर विला में प्रवेश करने वाले लोगों के साथ इतनी सावधानी बरत रहे थे, यह इस बात का प्रमाण था कि मेहमान कितने महत्वपूर्ण थे। हाँ, सागर ने सिर हिलाया। ये महत्वपूर्ण अतिथि कौन हैं? अथर्व ने यह जानने की कोशिश की कि क्या स्मिथ इन लोगों को जानता है। मुझे नहीं मालूम, स्मिथ ने उत्तर दिया। उसके जवाब से अथर्व को लगा कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। उसने यह भी सोचा कि वह एक अच्छा झूठा भी हो सकता है। ठीक है, अब जबकि उसके सवाल का जवाब मिल गया है, मेरे पास भी एक है। क्या तुम्हारे पास अभी भी यह शराब बची है? अथर्व ने शराब के जग की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ, इतना महत्वपूर्ण आइटम, मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में भूल गया। अच्छा, क्या तुम भूल गए? यह सुनकर सागर ने हल्के से अपना सिर पीट लिया। उसने और शराब मांगने के बारे में भी सोचा, लेकिन सिक्के पहले आ गए। हाँ, मेरे कमरे में एक और जग है और खजाने में अन्य भी होने चाहिए। स्मिथ ने जल्दी से सिर हिलाया।